सो 11th क्लास में ये आपको डिसीज़ कैच की थी? 11th-12th में? The day I actually entered this gym na, I was looking at people, they were actually staring at me, ठीक है? And trainer also told me कि आपने ज़्यादा वेट नहीं लगा लिया। मैंने कहा नहीं। आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताएंगे? सो पीरियड्स के दौरान वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंसेप्ट ये है कि पीरियड्स आने से पहले हम कहते हैं ल्यूटिल फेज, है ना। अब उस चीज़ का कंसेप्ट भी थोड़ा डीप है ना, कि हर लड़की का ल्यूटिल फेज ज़रूरी नहीं है कि उसके सेकेंड हाफ में एग्जैक्टली 14 डेज़ के बाद फॉल हो। बट आजकल बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि एक तो कंफर्म पता भी नहीं होता है एंड डेट्स बहुत कभी डिले हो जाती हैं, कभी जल्दी हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अभी हिमालयन शिलाजीत के बहुत ऐड आते हैं इंस्टाग्राम पे, स्पेशली फॉर मैन। फीमेल्स को थोड़ा भी कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिलाजीत सेफ है वुमेन्स के लिए कंज्यूम करना, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। लाइफ का बेसिक पर्पस आप क्या मानते हो? मतलब फ्रॉम बिगनिंग टिल डेथ, या उसके बाद भी कुछ है या उसके पहले भी कुछ था? व्हाट इज़ इट? एक क्वेश्चन है, बिना मशीन मारे बॉडी कैसे बनाए? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। लोग आजकल रील में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, बट एक्चुअल में क्या वो चीज़ गीता में लिखी भी है कि नहीं लिखी है ना। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सौभाग्य शो पे। और आज हमारे साथ में गेस्ट हैं दिशा भोजवानी जी। तो शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिटनेस फ्रीक। सो आप सभी के लिए मैं लाया हूँ कि इस एज में अभी जो फिटनेस के बारे में हमको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं एंड आज की जनरेशन के हिसाब से हमको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे शो पे। थैंक यू। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक पॉडकास्ट एंड ऑल एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। सो एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप अपनी जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि फिटनेस में आप कैसे एंटर हुए। जनरली स्कूल के बाद हम होते हैं कि कॉलेज कंप्लीट करें, डिग्री लें, तो वैसे आप फिटनेस में कैसे एंटर हुए एंड उसको इतना स्केल कैसे कर रहे हो? व्हाट हैपेंड कि जब मैं क्लास 11th में थी ना, तो एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट थोड़े टाइम के बाद थोड़ा स्ट्रेस ऐसे पीक हुआ, है ना, और मैं ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से डायग्नोस हो चुकी थी, है ना। तो उस टाइम पे मुझे वो चीज़ और ज़्यादा पीक किया, है ना। एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड फेसिंग हेयर फॉल एंड दैट इज़ द डिजीज़ नोन एज एलोपेसिया. So I took medications, I went to the doctors, but then nothing worked. Okay, so yeah, that is something that has worked was this nutrition and lifestyle yoga and all. So that is how I entered. आपको इसमें मतलब इंटरेस्ट कैसे है, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, ये नॉलेज कहाँ से मिली कि मेरे को ये करना चाहिए? वो टाइम लॉकडाउन का था, ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। एंड ये नॉर्मल हेयर फॉल नहीं होता है, राइट, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पैचेस में हेयर फॉल होते हैं एंड आपकी बॉडी में कहीं भी हेयर्स नहीं बचते, है ना, इस डिजीज़ की वजह से। सो मेडिसिन्स वर्क नहीं कर रही थी और वो चीज़ बहुत ज़्यादा एग्रोवेट होते जा रही थी, है ना। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया थ्रू बुक्स एंड ऑल, पॉडकास्ट एंड ऑल से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, उनसे ही मैंने पढ़ा था। और फिर धीरे धीरे करके जब मैंने फॉलो किया तो आफ्टर 3 months मेरे हेयर फॉलिकल्स दिखने शुरू हो गए थे एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड हियर। सो 11th क्लास में ये आपको डिसीज़ कैच की थी? हाँ, 11th-12th में। exactly, एंड उस एज में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है पीयर सर्कल का, ग्रुप्स का, एंड वहाँ पे इसलिए बहुत होगा कि कैसे इसको ठीक करना। एग्जैक्टली, फैमिली से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा था, बट कभी कभी होता था कि नहीं होता है फूड से इतना एज सच क्योर। एंड आई यूज़ टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस विजुअलाइजेशन टू, कि मेरे हेयर्स रीग्रो हो रहे हैं, मैं ऐसा इमेजिन करती थी क्लोजिंग माई आइज इन मेडिटेशन एंड ऑल। सो दैट इज़ हाउ। सो आप मीन्स मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन पे बिलीव करते हो? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो मीन्स स्पिरिचुअलिटी में भी आप हो, बट उसका मैंने आपको बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करते हुए नहीं देखा। मीन्स योगा आप डालते हो, बट जो प्रॉपर मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी होती है उसके बारे में आपके बहुत ज़्यादा अभी तक पोस्ट नहीं है। हाँ, तो मैं मोर ऑफ एन इंटरेस्टेड हूँ कि मैं खुद वो चीज़ें प्रैक्टिस करूँ। लाइक देयर आर सम थिंग्स जो आप स्प्रेड करने में इंटरेस्टेड रहते हो, देयर आर सम थिंग्स जो आप प्रैक्टिस करने में खुद में इंटरेस्टेड रहते हो, राइट। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बट नॉट स्प्रेडिंग एज मच। ओके, सो आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कर रहे हो, जैसे बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग है और सदगुरु के एक फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन, सो ऐसे किन्हीं से आपने कोर्स किया या डायरेक्टली आप अपनी जर्नी स्टार्ट की? नहीं, मैंने डायरेक्टली अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने कुछ गट हेल्थ का भी कोर्स किया था, ऑस्ट्रेलिया से किया था, वेबसाइट के थ्रू, है ना। उस टाइम पे पॉडकास्ट, बुक्स एंड ऑल, यही मेरा नॉलेज का सोर्स था। एंड देन इंटरेस्ट आया तो मैंने बैचलर्स भी इसी में किया। आपका वर्कआउट रूटीन जो बेसिक है वो कैसे इतना सस्टेन कर पाता है? मतलब
वर्कआउट रूटीन सब बनाते हैं, बट इतना सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में उसको कैसे बनाया जाए या आप कैसे उसको बिल्ड किए हो, वो थोड़ा बताएं। मोर ऑफन मैं ट्राई करती हूँ कि अपने मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा वर्क करूँ इस टाइम पे, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा जब भी वर्कआउट करती हूँ नोटिस करती हूँ कि मेरे माइंड में क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। उस पॉइंट पे मेरी बॉडी कैसे रेजिस्ट कर रही है वो सारे एक्शंस को। देयर आर टाइम्स जब मैं आखिरी सेट पे होती हूँ या आखिरी रेप पे होती हूँ, 12th रेप पे होती हूँ, एंड देन माई बॉडी सेज कि अब हो गया, अब तो 12th रेप कंप्लीट हो गया, इनफ। बट देन आई से माई सेल्फ कि नहीं, आगे और ज़्यादा करना है, और जितना ज़्यादा जब तक फेलियर नहीं आता तब तक उस चीज़ को मैं ट्राई करती हूँ। तो वो मेंटल बैरियर्स को जब आप ओवरकम करते हो तो और ज़्यादा बढ़ते हो, एंड देन दैट इज़ हाउ एक्चुअली आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डेवलप होते हो, राइट। और उस चीज़ को आप सस्टेन कर पाते हो इस वे में, है ना। आपको एक इनसाइडर व्यू देता हूँ, जिम में बहुत लोग शॉक्ड है क्योंकि आप अंबिकापुर के लिए भी न्यू हो और जिम के लिए भी। सो बहुत लोग ऐसे कि बीइंग अ गर्ल एंड सो स्लिम, how can she lift so much weights, like exactly the day I actually entered this gym na, I was looking at people, they were actually staring at me, ठीक है। and trainer also told me कि आपने ज़्यादा वेट नहीं लगा लिया। मैंने कहा नहीं करती हूँ फिर देखना ज़्यादा है कि नहीं है। और उन लोगों को नहीं पता था, मैं क्योंकि आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता थी कि आप कर लोगे। तो मैं कोई बोलते थे उसको देख, होती है जिम में बातें होती हैं, और क्योंकि मैं जुम्बा ग्रुप में हूँ तो वहाँ पे बातें होती हैं। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, शी इज़ ऑलरेडी इनटू न्यूट्रिशन, एंड वो जो न्यूट्रिशन जो पावर देता है ना, वो आपको मसल बिल्डिंग से रेगुलर में भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली मतलब लोगों की थिंकिंग ये होती है ना कि कोई अगर फैट है तो इसका मतलब कि उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसमें ज़्यादा एक्चुअली पावर है कि वो चीज़ें लिफ्ट कर सके। बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, है ना। जब अच्छा खाते हो, अच्छे रूटीन में रहते हो, तो मे बी आप ऐसे दिख नहीं रहे हो, है ना, बट आपके में पावर बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डेवलप होती है इन चीज़ों की वजह। और जब आप फिटनेस जर्नी में एंटर कर रहे थे, जो 11th-12th का फेज़ था, तब फैमिली के साइड से या फ्रेंड्स के साइड से कोई चैलेंजेस ऐसे थे कि मतलब क्योंकि गर्ल के लिए ईजी नहीं होता है, तो स्टार्टिंग कैसी थी? एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम था तो फ्रेंड्स का तो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं गया उस चीज़ पे, है ना। फैमिली का भी सपोर्ट, एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है चीज़ों को लेकर के, है ना। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। मामा खासकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लाइक माई मम यूज़ टू कुक थिंग्स फॉर मी। ऐसा होता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, राइट। जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि दाल अच्छी है, इट डजंट मीन्स कि दाल सच में अच्छी है मेरे लिए, है ना। समथिंग दैट इज़ हेल्दी फॉर समवन इजंट एक्चुअली हेल्दी फॉर मी टू, है ना। तो उस टाइम पे मम्मा ऐसी रेसिपीज़ मेरे लिए प्रिपेयर करती थी जिससे मैं ऑल्टरनेटिव्स दे सकूं, ऐसा। तो ऐसे एज सच चैलेंजेस नहीं थे, बट थोड़ा बहुत दादी वगैरह की साइड से थोड़ा बहुत रहता था, आउट ऑफ कंसर्न ओनली कि नहीं और ज़्यादा दिक्कत जाएगी, हो सकता है हेयरफॉल इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है पूरी बॉडी में फैल जाए वो चीज़ें, तो मेडिसिन को अवॉइड मत करो। बट आई वॉज लाइक इट इज़ एन वर्किंग फ्रॉम 3 months एंड या। सो वेट लिफ्टिंग आपने शुरुआत से स्टार्ट किया था या फिर कुछ समय फिटनेस में आने के बाद स्टार्ट किया? नहीं, मैंने एक्चुअली योगा से ही चीज़ें स्टार्ट करी थी, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों से। एक टाइम के बाद मैं वेट लिफ्टिंग में आई। एक्चुअली मेरी सिस्टर्स जा रही थी जिम, ठीक है, तो यूजुअली मेरे पीयर ग्रुप्स जो भी रहते थे सब जिम में इंक्लूडेड थे, है ना। और मैं जिम में ऐसे इंटरेस्टेड नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं फर्स्ट डे गई थी, है ना। और इवन फर्स्ट वीक में मैं 2.5 kg से लंजेस करती हूँ, आई फॉल्ड आउट ऑफ इट, ओके। सो वो सारी चीज़ें भी हुई थी मेरे साथ, है ना। सो स्टार्टिंग से नहीं है, बट हाँ बहनों की वजह से इंटरेस्ट है, फिर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया उस चीज़ में। आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताएंगे? क्योंकि अभी मेरे को पता है बहुत सारे फीमेल फॉलोअर्स अभी देखने वाले हैं इस पॉडकास्ट को, स्पेशली बिकॉज सबको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं होती है, फीमेल्स को बहुत बार करने नहीं भी दिया जाता है। तो हो सकता है पॉडकास्ट अपने पेरेंट्स को दिखाया जाए कि ये प्रॉपर चल रहा है। सो आप वैसे अगर मोटिवेट कर पाएँ कि इतनी सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो पूरे बॉडी में दिखते हैं, स्किन पे दिखते हैं, हेयर्स पे, तो वो सब की स्किन, एक्चुअली आपका स्किन टाइम रूटीन क्या है? स्किन रूटीन एक्चुअली मैं स्किन केयर करती हूँ, है ना, काफ़ी ज़्यादा मैं स्किन केयर में भी इंक्लूडेड हूँ। बट मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि सिर्फ डाइट ही नहीं है जिससे आपको अच्छी स्किन मिल सकती है, अच्छी बॉडी मिल सकती है। एवरीथिंग वर्क्स, योर एक्सरसाइज रूटीन, योर लाइफस्टाइल, योर स्लीप, एवरीथिंग वर्क्स। सो इट्स लाइक कि ये बिलीव करना कि कोई एक चीज़ से आपको मिल जाएगा, ये बहुत गलत है ना। इट्स लाइक आप स्किन केयर में भी इंक्लूड हो, डाइट में भी, स्लीप में भी। अगर आपकी कोई भी एक चीज़ ऑफ जा रही तो आपको वो चीज़ स्किन में शो होगी। सो बेसिकली कोई ऐसा प्रॉपर रूटीन है, मतलब कि जो बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट में एक्टर्स भी कुछ अलग बताते हैं, एंड जब प्रॉपर कोई स्किन के डॉक्टर आते हैं तो वो कुछ अलग बताते हैं। सो कोई एक सेट पैटर्न होता है, कोई फार्मूला होता है, या फिर सबके लिए अलग अलग चीज़ें डिज़ाइंड हैं, या क्या है? क्योंकि आजकल कंपनीज भी हैं ट्राया जैसी, जो पूरा आपका एक सर्वे लेती हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करती हैं।
तो क्या एक बेटर वे है स्किन के रूटीन स्टार्ट करने के लिए? एक्चुअली ट्राई एज अ गुड ब्रांड, वो बहुत अच्छा तरीका है एक सर्वे लेने का और फिर स्किन के प्रोडक्ट सजेस्ट करने का, है ना। बट मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। मेरी स्किन के लिए मैंने नोटिस किया क्या चीज़ें वर्क करती, लाइक मुझे अच्छा लगता है रेटिनॉल, ओके सो आई लाइक इट, आई यूज़ इट, है ना, ऑलरेडी डेज, है ना। तो ऐसा कुछ मैं पर्टिकुलर नहीं यूज़ करती हूँ, बट ये कहना कि वो चीज़ गलत है दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, है ना, दैट इज़ गुड, है ना। और मैं ये कहना चाहूँगी जो चीज़ आपकी बॉडी को सूट कर रही वो चीज़ खाओ और वो चीज़ यूज़ करो। ये बिलीव करना कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान उस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि वो अच्छा है और फिर उस चीज़ को कंज्यूम करना या अप्लाई करना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एक एडवाइस जो आप सोचते हो कि अगर आपको इस फिटनेस जर्नी के स्टार्ट में कोई एडवांस पर्सन ने दी होती, जब आप एक नूब थे तब किसी प्रो ने अगर आपको कोई एडवाइस दी होती और वो अब किसी को देना चाहो? बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स इट। वंस यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू थिंग्स। और जब तक आप बिलीव नहीं करते हो तब तक आप कोई भी चीज़ में एंटर नहीं कर पाते हो अच्छे से। सपोज दैट आप जिम में बैठे हो और आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर, आप ये सोचो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं ट्राइपॉड ले जाके वहाँ पास रखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मैं रिकॉर्ड करूँ, जो कि मैं पहले सोचती थी, है ना, बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ में इंडल्ज रहती थी। लेकिन खुद पे बिलीव करो, मोर ऑफन ये मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं ना, वो सोचोगे तो फिर कोई भी चीज़ में इंक्लूड नहीं हो पाओगे। अब तो आपको कॉन्फिडेंस देख के जिम में लगता है कि मतलब हाँ बहुत सारे ट्रायल एरर्स के बाद वो निकल के आया है और वो कॉन्फिडेंस उसके बाद ही आता है। एग्जैक्टली। सो फिर भी एक बिगिनर के माइंड में होता है ना कि स्पेशली गर्ल्स जिम में नहीं जाना चाहती हैं और जिम को तो एक टैबू बना के रखा हुआ है गर्ल्स ने कि हम वहाँ जाएंगे लोग देखेंगे क्या होगा। तो आप वो बता सकते हो कि लोगों को देखने के बाद भी आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? जाओ। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं इसलिए नहीं जाऊँ, उसने सारे एक्सक्यूजेस को साइड रखो और बस जाओ। सुबह उठो, अगर दिमाग में आता है कि नहीं ये रीज़न है नहीं जाऊँगी, फिर भी जाओ, नहीं ये रीज़न नहीं जाऊँगी, फिर भी जाओ। तो इट्स लाइक कि कोई भी एक्सक्यूजेस आ रहे हैं उसको हटाओ और फिर भी एंटर करो वहाँ। एक टाइम के बाद आपके में खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम बहुत बार एक फिटनेस प्लान या रूटीन बनाते हैं बट वो कुछ समय बाद जाके या तो मोटिवेशन लो हो जाता है या फिटनेस के जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं लगते। तो एक रियलिस्टिक फिटनेस गोल्स क्या हो सकते हैं? डिसिप्लिन रखो, है ना। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि आज अगर मैं अपना 100% दी हूँ तो कल भी 100% ही दूंगी। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में ऐसे फेसेस आते हैं जब आप कभी 80% दे पाते हो, कभी 70% दे पाते हो, लेकिन हर दिन एटलीस्ट आप उस चीज़ पे वर्क तो करो, है ना। उस चीज़ को ऑफ मत रखो कि अरे आज मेरे में आज एनर्जी नहीं है वर्कआउट करने की, आज मैं नहीं करूँगी। एनर्जी नहीं है, ठीक है, मैं 50% करूँगी लेकिन मैं करूँगी वो चीज़। तो कोई भी चीज़ से ऑफ मत हो, वो चीज़ करो, डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, दैट्स द थिंग। मैंने भी पहले कभी मतलब बहुत ज़्यादा जिमिंग नहीं की थी एंड अभी 2 वीक से स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं जुम्बा कर रहा था अप्रॉक्स 1-2 ईयर से। पहले मेरा वेट जितना अभी है उससे 10 किलो ज़्यादा था तो मैंने जुम्बा से कम किया। उसके बाद फिर अभी 6 मंथ से मैं कितना भी जुम्बा कर रहा था उसके बाद वो इफेक्ट नहीं आ रहा था। वेट लिफ्टिंग मैंने 2 वीक्स पहले स्टार्ट किया है एंड मेरे को उससे पहले मैं इसलिए नहीं कर पाता था, मेरे को लगता था कि मैं करूँगा तो फिर छूट जाएगा क्योंकि 1 वीक करके मैं छोड़ा हुआ था बहुत बार। तो एक सेट हो गया था कि यार फिर स्टार्ट करूँगा फिर गिव अप हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं करते। अब जब स्टार्ट किया हूँ तो 1-2 दिन ऐसे हुए कि कभी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है या फिर किसी दिन ऐसा हेल्थ इशू है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं जाके कुछ करता हूँ और उससे बेनिफिट दिखता है कि कंसिस्टेंसी से बहुत बेनिफिट है। एग्जैक्टली वही बेस्ट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी रखो और आगे बढ़ो उस चीज़ में। ये मत सोचो कि अरे अब ये हो गया नहीं जाऊँगी, अरे अब वो हो गया नहीं जाऊँगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर 1 वीक है उसमें आप 2 दिन नहीं जा पाए तो ये मत सोचो अगले वीक की 2 दिन नहीं जा पाई थी, मेरे में तो है ही नहीं चीज़ें, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कंसिस्टेंट ही नहीं रह सकती। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। आप अंदर क्या बोल रहे हो खुद को उस पर बहुत ज़्यादा नोटिस करो। आप जो अंदर खुद को बोलोगे उसी हिसाब से आप वर्क करोगे। न्यूट्रिशन और डाइट्स को लेकर आपकी कोर फिलॉसफी क्या है? मीन्स कैसा होना चाहिए एंड एक आइडियल डाइट क्या होती है फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जेंडर जो बायसनेस उसको हटा के? देखो ऐसा है कि मैं ऐसे क्लेम ही नहीं कर सकती कि ये चीज़ बेस्ट हो, ये चीज़ हर किसी के लिए वर्क करेगी, है ना। बट एक कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, फाइबर। ठीक है, फाइबर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में कंज्यूम करो इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, है ना। बट मोर ऑफन हम ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ जाते हैं क्योंकि सेम उनमें कार्ब्स भी इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, शुगर भी नहीं होता, फ्रक्टोज भी नहीं होता है ना उतने अमाउंट में, इसलिए हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कोई भी मील में अगर हम वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं तो वो एक
मेश क्रिएट करता है गट में, है ना। तो उसकी वजह से फूड जो होता है बहुत बहुत स्लोली पास होता है, बहुत स्लोली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड शुगर बहुत स्लोली स्पाइक करता है। ब्लड शुगर स्पाइक होना बहुत बड़ा रीज़न बहुत सारे डिजीज़ का, राइट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड ऑल, है ना, सारी चीज़ें वहीं से राइज होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। CBO, IBS, IBD ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज होती है जिनमें आपको फाइबर इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना होता है। और फाइबर ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत स्लोली इंक्लूड करना होता है ना। ऐसे नहीं कि आप एक दिन सोचे आज से मैं इंक्लूड करूँगी तो एक दिन में सारी चीज़ें स्टार्ट करती है, नहीं, आपको धीरे धीरे करके इंक्लूड करना है और अपनी डिजीज़ को भी ध्यान में रखना है। फ्रूट्स का भी एक और कॉन्सेप्ट मैंने खुद ही एक दो पॉडकास्ट में देखा था कि उसका जूस बनाने के बाद शायद शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? एग्जैक्टली दैट इज करेक्ट। फ्रूट्स आर एक्चुअली बेस्ट टू कंज्यूम होल, है ना, क्योंकि क्या होता है जब हम होल फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उनमें फाइबर होता है, इंटैक्ट होता है, राइट। जब आप उसको ब्लेंड करते हो वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस वजह से वो बहुत बहुत फास्ट वे में हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर ब्लड शुगर स्पाइक। फॉर एग्जाम्पल हम ऑरेंज खाते हैं तो उसका भी हम रफेज तो वैसे भी निकाल ही देते खाते समय भी, तो जूस में भी तो वही हो रहा है। निकालो ना, दैट इज द थिंग। क्यों निकाल रहे हो? नहीं निकालो। बट अगर निकाल रहे हैं तो फिर वो जूस और वो सेम कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल उसमें स्टिल वो एक इंटैक्ट फ्रूट है ना, वो एक जूस की फॉर्म में नहीं आया, राइट। उसको आप गल्प डाउन तुरंत नहीं करोगे, लाइक जूस अगर आप पीते हो तो आप 1 सेकंड के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर उसको पी लेते हो, राइट। लेकिन ये कंसेप्ट फ्रूट खाने के साथ नहीं होता, आप उसको बहुत स्लोली च्यू करके खाते हो। एक और चीज़ है, जो डाइटरी सिस्टम्स चल रहे हैं आयुर्वेदिक और जो ट्रेडिशनल डाइटरी सिस्टम्स थे वो बहुत अलग हैं और मॉडर्न वाले बहुत अलग है कई चीज़ों में, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ, मतलब एक जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा क्लियर अगर कर पाएँ। देखो एग्जैक्टली एक ही चीज़ हर चीज़ के लिए वर्क करती है कि आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है उस पर वर्क करो। और बेटर थिंग ये कि जो हम ट्रेडिशनल हर टाइम कहते हैं, मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं पहले से, लाइक हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बिलीव्स है पुराने ट्रेडिशनल जो बहुत सही हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमको नहीं फॉलो करने चाहिए। रीज़न बिहाइंड की चीज़ें चेंज हो गई है ना, हम जिस वे में रह रहे हैं, जो एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, राइट। तो हमें अपनी डाइट सारी चीज़ें भी चेंज करनी होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने सुना है यूजुअली अपनी ग्रैंड मदर से कि हम तो शुरू से वीट खाते आए हैं ना, हम तो शुरू से दाल खाते आए हैं ना। पहली बात, आपका इतना ज़्यादा रूटीन भी होता था, आप इतना ज़्यादा वर्क भी करते थे, ठीक है। आज के लोग इतना ज़्यादा नहीं करते। दूसरी चीज़ कि आजकल के लोग जिस वे में बॉर्न हो रहे हैं, राइट, C-सेक्शन डिलीवरी एंड ऑल, है ना, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह नहीं देते मदर्स बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा फीडिंग के इश्यूज़ जाते हैं, राइट। तो उस वजह से बच्चे की गट हेल्थ ऑलरेडी स्टार्टिंग से उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है। इस वजह से जो आप चीज़ें कह रहे हो कि अच्छा ये तो हम शुरू से खाते आए हैं ना, ये तो शुरू से करते आए हैं ना, लेकिन उस वे में अब इंसान भी तो नहीं रह गया है ना। तो एग्जैक्टली कि बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि कहते हैं घी बहुत अच्छा होता है, एग्जैक्टली अच्छा होता है। और मॉडर्न बिलीफ ये कहना कि घी से फैट वेट गेन होता है, फैट एक्चुअली स्टोर होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है ना। तो कुछ चाय का भी कॉन्सेप्ट है कि चाय लेने से हेडेक कम होता है, ऐसे नॉर्मल लोग मानते हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा, मतलब हिंदूज में है कि चाय पी लो तो हेडेक ठीक हो जाएगा। तो क्या इसका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना है या बस ये एक बिलीफ सिस्टम है जो अपन बोलते हैं? रीज़न बिहाइंड ये है कि चाय से हेडेक ऐसे कम नहीं होता है। क्या होता है कि जब आप चाय को पीते पीते उसके एडिक्ट हो जाते हो ना, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कैफीन के एडिक्शन की वजह से आपको हेडेक होता है जब आप उसको नहीं लेते हो तो, राइट। तो आप उस चीज़ से ऑलरेडी एडिक्टेड हो, इसलिए आपको हेडेक हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई रीज़न है अलग सा, है ना। तो आपका एडिक्शन दूर करने के लिए जस्ट आप उसको पी रहे हो, दैट इज़ द थिंग। आप क्योंकि डाइटिशियन हो तो डाइट से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स मिले हैं आपको अपने क्लाइंट से? बहुत ज़्यादा, जैसे कि सेम वीट वाला, है ना, कि राइस से वेट गेन होता है, आप कैसे राइस सजेस्ट कर रहे हो, है ना। मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है कि हाँ मैं वीट या राइस ही देती हूँ, व्हाट सूट्स फॉर वन पर्सन वही रहता है ना। बट राइस से वेट गेन होता है ना। ये चीज़ ऐसे है कि आप किस वे में अपने फूड को डिज़ाइन कर रहे हो, राइट। आप किस वे में उस चीज़ को खा रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आप सिर्फ फाइबर ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो हो सकता है ज़्यादा अमाउंट सबको गैस्ट्रिक भी हो। इसका मतलब ये तो नहीं वेजिटेबल्स ख़राब है, इसका मतलब ये तो नहीं वेजिटेबल्स लीड्स टू गैस्ट्रिक। वैसे ही इसका मतलब ये तो नहीं राइस लीड्स टू गैस्ट्रिक, है ना, राइस लीड्स टू एक्चुअली वेट गेन, है ना। तो वो कंसेप्ट है कि आप किस वे में अपनी मील्स डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप उसको बैलेंस्ड वे में रख रहे हो, पहले फाइबर कंज्यूम कर रहे हो, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सारी चीज़ अपनी एक पर्टिकुलर मील में रख रहे हो, तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा राइस से, जिसकी वजह से वेट गेन नहीं होगा। सो दैट इज़ द कंसेप्ट एक्चुअली। अपन आजकल एक टर्म यूज़ करते हैं सुपर फूड्स, तो ऐसे कोई लेसर नोन सुपर फूड्स हैं जो कि उतने कॉमन पॉपुलर नहीं हुए अभी? घी, आई वुड रियली से घी बहुत ज़्यादा बदनाम है इस नाम पे कि फ़ैट वेट गेन होता है ना। और इवन फॉरेन पे उस चीज़ को ऐसे गोल्डन
गोल्डन कह के उसको सेल किया जाता है ना, तो दैट इज़ एक्चुअली गोल्ड फॉर दोज पीपल, बट हमारे लिए कहते हैं कि वेट गेन होता है। सो एवरीथिंग मैटर्स कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट उस चीज़ का कंज्यूम कर रहे हो। सेइंग कि दिस लीड्स टू दैट इज़ रॉन्ग। बट देसी घी हमको आजकल इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जो हम Exactly. कंज्यूम कर रहे हैं हमको पता नहीं होता कि वो कितना बेनिफिशियल है। सो कोई ऐसे स्पेशल ब्रांड्स अगर आपके दिमाग में हो, या फिर हमको जाके खुद ही ढूंढना पड़े देसी घी, क्या ऑप्शन बेटर है? बेस्ट ये है कि आप घर पे एक्सट्रैक्ट करो। कुछ ब्रांड्स है जैसे कि टू ब्रदर्स मेरे ध्यान में एक है ना, Okay. और हिमालयन ऑर्गेनिक्स, दीज बोथ आर इन माइंड है ना, जो कि अच्छा है। मुझे टू ब्रदर्स खासकर बहुत अच्छा लगता है। वैदिक करके भी एक ब्रांड है ना, दैट इज ऑल्सो गुड है ना, तो इनकी घी भी क्वालिटी बनाते अच्छी हैं है। वैदिक वाले? ओके। हमारी जो ओवरऑल वेलबींग होती है उसमें गट हेल्थ का कितना बड़ा रोल है? गट हेल्थ का ही रोल है, आई वुड रियली से गट हेल्थ का ही रोल है, ठीक है। और कैसे, मतलब क्या क्या रोल है एंड कैसे उसको हम अच्छा कर सकते हैं एंड क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं? पहली बात तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी गट हेल्थ खराब क्यों है, ठीक है। देयर आर सम फूड्स हो सकता है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, जिसको आपका इंटॉलरेंस हो या फूड एलर्जी हो। फूड इंटॉलरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। हम कहते हैं कि जो चीज़ हम खाएं हमारी बॉडी सारी चीज़ डाइजेस्ट कर लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। हर इंसान का गट हेल्थ डिफरेंट होता है। आप किस वे में ग्रो हुए हो, किस इन्वायरमेंट में ग्रो हुए, वो भी डिफरेंट रहता है, और जीन्स भी डिफरेंट रहते हैं, राइट। सो देयर आर सम थिंग्स जिससे आप इंटॉलरेंट रहते हो, है ना, तो अपनी फूड इंटॉलरेंसेस ढूंढो, है ना। सर्केडियन रिदम, अगर आपने वर्ड सुना सुना है, बट है थोड़ा ना? एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? एग्जैक्टली, हाँ। सर्केडियन रिदम ये होता है कि हम ह्यूमंस 24 आवर क्लॉक पे वर्क करते हैं, राइट। सन के राइज होते साथ हम राइज होते हैं, सेट होते साथ हम सेट होते हैं, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी सेट होता है ना। तो हमको उसके हिसाब से वर्क करना चाहिए, उसके हिसाब से खाना चाहिए, राइट। अगर आप उससे ज़्यादा लेट नाइट खाना, लेट नाइट क्रेविंग्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आप रात को लेट नाइट खाओगे तो उससे आपकी गट हेल्थ सही नहीं रहेगी, बिकॉज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे फूड, राइट। स्लीप, एक्सरसाइज रूटीन, एवरीथिंग मैटर्स। अभी लैक्टोज इंटॉलरेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इंटॉलरेंस अचानक से इतनी स्पाइक क्यों हो रही है? मतलब अगर इतने सालों से हम मिल्क को एक सुपर फूड के तरीके से कंज्यूम कर रहे थे, बहुत सारे न्यूट्रिशंस उससे मिलते हैं, एंड कई बार तो उसको डाइजेशन ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठंडा गिलास दूध अगर बिना शक्कर के, बिना किसी चीज़ के पियो तो। बट अब ऐसे हो गया कि लोग बिल्कुल अवॉइड करने लगे हैं, बहुत सारे लोग। एंड ऑल्सो वेगन डाइट पे बाद में आएंगे, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना स्पाइक क्यों हुआ है? और क्या ये एक मिथ है जो बहुत लोग अपने आप में थोड़ा सा 1-2 बार होने के बाद छोड़ देते हैं? ऐसा कुछ है, क्या हो रहा है इस सीन? लैक्टोज इंटॉलरेंस मिथ नहीं है, एब्सोल्युटली मिथ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज कि सी सेक्शन डिलीवरी एंड नॉट फीडिंग देयर चाइल्ड देयर ब्रेस्ट मिल्क, है ना, उसकी वजह से बच्चों की गट हेल्थ अच्छे से डेवलप नहीं होती है। इसलिए आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा फूड इंटॉलरेंसेज होने लगे हैं, एंड द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी लिव इन, द काइंड ऑफ एयर वी ब्रीथ, उसकी वजह से हमारी गट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग गई है ना। कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिए हैं ना, कि हाँ मुझे है, नहीं होगा तो भी है। कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है ना, तो आपको लूज टूज हो सकता है उसको इमीडिएटली कंज्यूम करने के बाद। स्किन में आपको कुछ ऐसे रिएक्शंस दिख सकते हैं, एक्ने और ये सारी चीज़ें दिख सकती है ना। ऑल्सो बहुत लोग होते हैं जिनको मिल्क वर्क नहीं करता, बट सारे मिल्क प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको अपना देखना है कि आपको क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ नहीं वर्क करती है ना। मोर ऑफनली लोगों के लिए योगर्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, लाइक कर्ड वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर पाता है, मिल्क का थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, है ना। ऑल्सो देयर आर टाइम्स जब लोग कैसीन नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट कर पाते, दैट इज़ मिल्क प्रोटीन, है ना। वे होता है, कैसीन होता है, 2 काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं, है ना। उसमें कैसीन थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट रहता है ना, तो वो चीज़ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सेकेंडली, पहले देसी काउज होती थी, है ना, अब जर्सी आने लग गई है, बहुत सारी ब्रीड्स आने लग गई है, ठीक है, उनकी, है ना। तो जो A2 काउ रहती है ना, देसी काउ को हम A2 काउ मिल्क, है ना, ऐसे कहते हैं। वो A2 कैसीन ईजी होता है डाइजेस्ट करना, है ना। तो वो भी एक इशू रहता है कि लोग उस चीज़ को लैक्टोज इंटॉलरेंस से एक्चुअली समझ लेते हैं कि मेरे को ये इशू है ना। आपने अभी एक रील भी डाली थी इस टॉपिक पे। सो पीरियड्स के दौरान वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंसेप्ट ये है कि पीरियड्स आने से पहले हम कहते हैं ल्यूटिल फेज, है ना। अब उस चीज़ का कंसेप्ट भी थोड़ा डीप है ना, कि हर लड़की का ल्यूटिल फेज ज़रूरी नहीं है कि उसके सेकेंड हाफ में एग्जैक्टली 14 डेज़ के बाद फॉलो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स के ऊपर, कब आपका ओवल्यूशन है उसके ऊपर, है ना। बट फॉर ईज़ हमने ये चीज़ सेट कर दिया है कि 14 डेज़ ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, 3 डेज़ ऑफ ओवल्यूशन फेज, और उसके बाद का ल्यूटिल फेज, है ना। अराउंड 7 to 10 days वी एक्चुअली कंसिडर इट एज हेल्दी ल्यूटिल फेज, है ना। तो उस टाइम पे हमको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली नॉट फॉर 7 to 10 days, बट अराउंड 5 days बिफोर
है ना, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन का एक्चुअली फेस होता है। और अगर आप उस टाइम पे वर्कआउट करते हो तो सेम कॉर्टिसोल इशू जाता है, स्ट्रेस हार्मोन अपने को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस टाइम पे, बी इट गुड स्ट्रेस बी इट बैड स्ट्रेस, है ना, उस टाइम पे नहीं देना होता है बॉडी को, है ना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाता है। एकदम हो जाना चाहिए कि नहीं करना है, नहीं ही करना चाहिए। लाइक देयर आर गर्ल्स आई हैव सीन जो कहती है मैं तो करती हूँ बचपन से। अरे आप बचपन से कर रहे हो, चाहे 4 साल से कर रहे हो, चाहे 10 साल से कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए उस टाइम पे वर्कआउट, बिकॉज हमारी बॉडी इन्फ्रेडियन रिदम, हमने अभी सर्केडियन रिदम की बात करी, राइट, दैट इज़ हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी उस वे में वर्क करती है। बट इन्फ्रेडियन रिदम विमेन का साइकिल होता है, राइट, वो 28 डे का साइकिल होता है ना, तो उस वे में एक विमेन की बॉडी हर 28 डेज में चेंज होती है, राइट, हार्मोन्स चेंज होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ऐसे करके, है ना। तो अगर जैसे बहुत सारी लड़कियां रहती है जिसको पीरियड्स आने से पहले हेडेक होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, लेग्स में पेन होता है ना, ये सारी चीज़ों को हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, है ना, जो बहुत ज़्यादा इशू होता है आजकल। तो वो इशू होता है बहुत लड़कियों को, और रीज़न ये रहता है कि वो वर्कआउट करती है या ज़्यादा स्ट्रेस देती है। मेंटल स्ट्रेस दोगे तो भी ये इशू जाएगा उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे आपको नहीं करना चाहिए। पीरियड्स आने के बाद फर्स्ट डे अवॉइड करो, है ना, इनकेस आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है तो, लेकिन आप कर सकते हो। फर्स्ट डे से आप कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड डे बेटर मैं प्रेफर करती हूँ थर्ड डे से, बट आप कर सकते हो। पीरियड्स आने से पहले आपको अवॉइड करना है। बट आजकल बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि एक तो कंफर्म पता भी नहीं होता है, एंड डेट्स बहुत कभी डिले हो जाती हैं, कभी जल्दी हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। एंड इसकी वजह से आजकल गानोस को बहुत विजिट किया जा रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स के द्वारा, मतलब जो भी टीनेज वाले हैं। तो ये भी कुछ न्यूट्रिशन की वजह से या इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, या फिर हमारा जो डेली मतलब जो डेली आजकल रूटीन हो गया है या स्लीपिंग पैटर्न है, उसके वजह से भी होती हैं चीज़ें? 2 रीजंस होते हैं, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सब तो एक रीज़न में आ गया। सेकंड रीज़न जेनेटिक्स भी होते हैं ना। हो सकता है कि मदर का साइकिल शुरू से शॉर्ट रहा हो या लॉन्ग रहा हो। आपको इस चीज़ को ट्रैक करना है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी साइकिल को ट्रैक करने में आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो वो या तो ऐप्स डाउनलोड करो या अपने नोट्स में लिख के रखो कि आपका साइकिल कितने दिन का है। हम जस्ट बिकॉज कह रहे हैं कि 28 डे साइकिल होता है, इसका मतलब ये नहीं हर लड़की का 28 डे साइकिल होता है। बहुत लड़कियों का 26 डे होता है, बहुत लड़की का 30 डेज होता है, बहुत का 32 डेज होता है। हेल्दी साइकिल हम मानते हैं 24 से 32 डेज तक, है ना, बीच का। अब ये मिथ है कि 28 डे का ही होना चाहिए, है ना, आपको अपना ट्रैक करना है आपका कितने दिन का होता है। और एक रेसिपी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरा 28 डे में एग्जैक्ट कर रही है वो, है ना, दैट इज़ पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मतलब मैं प्रेफर करती हूँ 14 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई पीरियड्स टू द 14 डेज पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को इसे ग्राउंड करके कंज्यूम करना 1 टीस्पून, और अनदर 14 डेज़ के लिए सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स को ग्राउंड करके कंज्यूम करना, है ना। तो एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा साइकिल सिंक में आती है और आपका हर मंथ ऑलमोस्ट साइकिल अच्छे से जाता है। बट अगर रीज़न कुछ और है, रीज़न अगर कुछ और हो सकता है जैसे स्ट्रेस, स्लीप, ये सारे, तो ऑब्वियस फिर तो नथिंग कैन हेल्प, है ना। पीरियड्स के समय कुछ इजी गोइंग एक्सरसाइज जिनसे जो पेन होता है वो कम हो पाए, या फिर जो भी ओवरऑल टेंशन होता है, और हम क्योंकि बहुत हैवी वर्कआउट उस समय अगर नहीं कर पाएँ तो क्या ऑप्शंस हैं गर्ल्स के लिए? योगा बेस्ट होता है ना, मैं बेटर प्रेफर करती हूँ योगा करना, या सजेस्ट भी करती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी योगा के लिए ही। कुछ ऐसे पोस्चर्स रहते हैं ना, जैसे बटरफ्लाई पोज रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है पीरियड्स के टाइम पे योगा का, है ना, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बट अपने को ऐसी एक्सरसाइजेज एक्चुअली अवॉइड करनी जो अपने को हमारे यूटेरस को अपसाइड डाउन करे, है ना, मतलब कि लाइक डाउनवर्ड डॉग, है ना, कम्प्लीटली अपसाइड डाउन कर देती, हैंड स्टैंड कम्प्लीटली अपसाइड डाउन कर देती, जैसे उल्टा कर दे हमारे शरीर को, उस चीज़ को हमें नहीं प्रेफर करना है। अब बहुत कॉन्फिडेंट हो और अपने आप को प्रूव कर रहे हो इस एज में मेरे जैसे सो इतने कम एज में हमारे बैच से बहुत कम लोग हैं, एंड अभी मैं अपनी एज पब्लिकली नहीं बताता हूँ। सो जो भी अपनी मतलब एक यंग एज है, हम अर्ली 20s में है, सो क्या ऐसा मतलब इतना इजी तो नहीं था ये पैटर्न फॉलो करना? एंड बाकी लोग जितने भी हमको फॉलो करते हैं, बहुत सारे हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स होते हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे, जिन लोग हमको हमारे गोल्स के लिए इन्फ्लुएंस होने के लिए जो कंटेंट हम डाल रहे हैं उसके लिए फॉलो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए फॉलो करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो बस देखना है, लाइक स्टॉकिंग, सिर्फ उसके लिए फॉलो करते हैं। सो उन सब चीज़ों को अपन जानते सबको ही है, और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि फिर भी हमको करते रहना है ये चीज़। और कई बार तो ये भी आता है कि हमको उन्हीं को प्रूफ करना भी है, बट स्टिल और क्या है आपके माइंड में इसके बारे में?
सोचना ही क्यों है इतना, है ना। एग्जैक्टली ये चीज़ें सोचना ही क्यों है इतना, है ना, और इतना टाइम ही क्यों देना है उन चीज़ों को जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। तो मैं बेसिकली लिटरली इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ उन चीज़ों को, है ना। और मोर ऑफन ये चीज़ दिमाग में लाना कि मुझे इसको प्रूव करना है, दैट इज़ एक्चुअली वॉट हमारे को अंदर से ख़राब फील कराती है ना। तो हम 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद ऐसे होते हैं, यार अभी तक नहीं हो पाया मेरे से कुछ भी, अब तक मैं प्रूव नहीं कर पाई हूँ इनको या कर पाया हूँ इनको, है ना। सो दैट इज़ वॉट आई फील कि नहीं, इतना मत सोचो, है ना, और खुद के लिए चीज़ें करो, राइट। अगर दूसरों को प्रूव करने के लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे, बीट एनीवन, है ना, तो एक टाइम पे आके अप डाउन होगी कि अरे यार अब तक नहीं हो पाया, है ना। तो इतना सोचो ही मत। आप एक बेसिक डाइट प्लान दे सकते हो बिगिनर्स के लिए, मतलब जिनको प्रॉपर जिम नहीं करना है, अभी फिटनेस में एंटर कर रहे हो जस्ट, एंड उनको चाहिए कि हम नॉर्मल रूटीन एकदम से ना छोड़ें, थोड़ा उसके साथ साथ एक बेसिक प्लान स्टार्ट करें। सबसे पहले सुबह की चाय छोड़ो, है ना, और दूसरी चीज़ शुगर को अवॉइड करो, है ना। तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो कि प्रोसेस फूड का अवॉइड करो, बाहर का खाना अवॉइड करो, शुगर अवॉइड करो, है ना। और घर में ऑयल्स चेंज करो, जो भी आप प्रेफर करो, लाइक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स प्रेफर करो, रिफाइंड ऑयल्स एकदम हटा दो, है ना। घी वगैरह का यूसेज स्टार्ट करो, है ना। तो जिस चीज़ में आप कुक करो उसे चेंज करो, सॉल्ट को चेंज करो, है ना। रॉक सॉल्ट पे आओ, बट मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली रॉक सॉल्ट पे शिफ्ट हो, जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना। एक पेंडेमिक आया था अमेरिका में थायराइड का, ठीक है, रीज़न बिहाइंड यही था कि रॉक सॉल्ट पे लोग शिफ्ट हो गए थे कम्प्लीटली, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है हमको, है ना। कभी कभी आयोडाइज सॉल्ट रखना है डाइट में, स्टिल हर टाइम रिफाइंड सॉल्ट नहीं लेना है। और अगर हम इतना कुछ अवॉइड करेंगे, मतलब इतने सारे भी, एक ये भी है ना, टेस्ट बड्स को कभी कभी सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर एकदम अवॉइड करना है, क्या सीन है उसका? कभी कभी खाओ, है ना, चीज़ों को एक एक बाइट लो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समथिंग इज़ंट हेल्दी फॉर यू, है ना, जैसे कि मुझे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो मैं एक बाइट खाती हूँ और मैं रख देती हूँ उस चीज़ को, है ना। तो वो जो आप एक बाइट ले रहे हो उसको कम्प्लीटली च्यू करो, उसका टेस्ट पूरी तरह से इंजॉय करो, है ना, क्योंकि वो चीज़ आप सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हो, पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हो, राइट। तो उस चीज़ को आप एक बाइट लो, टेस्ट एंजॉय करो। वीगन डाइट पे आते हैं। सो ये जो वीगन डाइट का कॉन्सेप्ट है ये कितना सही है, एंड इंडिया में ये क्यों वर्क कर रहा है? मतलब वेगन और वेजिटेरियन डाइट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें बेसिकली तो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स ही आए, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए और क्या ही ऑप्शन है। सो क्या डिफरेंस है, मतलब इतना ज़्यादा उसको क्यों हाइप किया जा रहा है कि वेगन डाइट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या वो कि मतलब मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना इतना ज़रूरी है? नहीं, अगर आपके लिए कोई चीज़ वर्क कर रही है तो आप अपने लिए नैरो क्यों कर रहे हो चीज़ों को, है ना। मीन्स एनिमल क्रुएल्टी का उसके साथ एक कॉन्सेप्ट जाता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि शायद ऐसा काउज को बनाया ही गया है कि उनके पास एक्सेस मिल्क होता है जो कि और भी एनिमल्स को फीड कर सके। सो एनिमल क्रुएल्टी वहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है। तो वेगन डाइट और वेजिटेरियन डाइट का जो इतना बड़ा अभी चलता है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील्स आ रही हैं और इस बारे में बात हो रही है, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसको लेके? सोशल मीडिया के हाइप पे मत जाओ, जो चीज़ आप हर एक रील में देख रहे हो उस चीज़ को बिलीव मत करो। मैं भी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करती हूँ। मम्मा आके बताते, कभी मेरे छोटे भाई आके बताते, दीदी देखो ये इसमें ये दिखा रहा है, पनीर अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। सो उस चीज़ पे तो एकदम भी मत भगो, है ना। अपनी बॉडी की सुनो बैठ के, ठीक है, आपकी बॉडी आपको एग्जैक्टली बताती है आपके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, है ना। देयर आर डेज जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता, आपको लगता है अच्छा कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज़ रहती है कि शायद आपने कोई ऐसा फूड खाया था जिससे आपको गैस्ट्रिक हो गया, जिससे आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो गया, इस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपने ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर दिया, है ना। तो कोई भी हाइप के पीछे मत भागो, है ना। जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए वर्क करी वो खाओ, मिल्क नहीं सूट करता मत लो, सूट कर रहा है लो, है ना, उस चीज़ के पीछे मत भागो। अभी हिमालयन शिलाजीत के बहुत ऐड आते हैं इंस्टाग्राम पे, स्पेशली फॉर मैन। सो वो एक्चुअली उतना बेनिफिशियल है और लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमारे बॉडी नेचुरली भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, तो उसकी नीड किनको है और कितनी है, एंड फीमेल्स को थोड़ा भी कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिलाजीत सेफ है विमेंस के लिए कंज्यूम करना, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, है ना। लाइक अगर मेल उसका 1 टीस्पून, मतलब एक छोटा सा इतना कंज्यूम करता है, मैं एकदम ग्राम्स में से नहीं कह सकती उसे, है ना। तो फीमेल्स उसका थोड़ा कम कंज्यूम करे, फीमेल्स उसका, है ना। बट इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है या सेफ नहीं है ना। कुछ लोग रहते हैं जिनको एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन एक बार अपना टेस्ट कराना चाहिए ना शिलाजीत लेने से पहले, तो बेटर गो फॉर योर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिंग, है ना। उसके बाद फिर डाइटिशियन को कंसल्ट करो, इज इट सेफ फॉर मी और नॉट। जब हम ट्रैवलिंग पे होते हैं, किसी दूसरे सिटी में होते हैं, अभी आप अंबिकापुर कितने डेज के लिए आए थे इस ट्रिप में? 1 मंथ, ओके। कई बार हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहीं घूमने ही जाते हैं सिर्फ,
जस्ट फॉर ट्रैवलिंग एंड टूर। सो वहाँ पे डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ पे वर्कआउट कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर हमको 1 घंटा मिल भी रहा है सुबह, तो भी हम उसको कैसे उस टाइप की जगह में, क्योंकि वहाँ पे अगर हमारे पास जिम नहीं है, वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डाइट फूड नहीं होगा, तो कैसे उसको हम कर सकते हैं? बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, पुशअप्स करो, है ना, उस टाइम पे, है ना, अगर पुलअप्स कर सकते हो वो चीज़ें करो। योगा बहुत अच्छा चीज़ है, आपको सिर्फ एक चादर चाहिए रहती है, योगा मैट भी नहीं चाहिए रहता उस टाइम पे, है ना, बिछाओ और स्टार्ट करो योगा, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप डाइट की बात करो तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह विजिट करो फॉर एग्जांपल, है ना, तो उस मेन्यू में देखो कि क्या चीज़ आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। लाइक मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा एक ही तरफ स्टिक रहती हूँ, साउथ इंडियन फूड की तरफ, है ना, बिकॉज आई फील लाइक इट्स हेल्दीएस्ट, है ना, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो। सेकेंडली सॉर्टेड वेजिटेबल्स, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, सॉर्टेड वेजिटेबल्स कंज्यूम करूँ। और जब हम स्ट्रीट साइड जाते हैं कभी, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं जो हम प्रीफर कर सकते हैं? मींस सारे ऑप्शंस ख़राब है, उनमें से भी बेस्ट क्या हो सकता है जो चीज़ हम प्रीफर कर सकते हैं? स्ट्रीट फूड तो मैं खुद टू बी ऑनेस्ट इतना कंज्यूम करती नहीं, और मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता स्ट्रीट फूड इज़ गुड, लाइक अगर आप देखो तो ऐसे, है ना। स्टिल सैंडविचेस आई वुड से कि थोड़ा सेफर साइड है कंपेयर टू मोमोज एंड दिस चाउमीन एंड ऑल जो भी रहता है ना। और मैं तो हाँ, डीप फ्राई की वजह से, मैदे वगैरह की वजह से, है ना, ये सारे रीजंस हैं। और सेकेंडली मैं तो भूल भी चुकी हूँ कि स्ट्रीट फूड्स क्या क्या ऑप्शंस में होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी ऐसे अटक गई कि अच्छा ये कहना चाहिए, बिकॉज लिटिल मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन इतना दूर नहीं जाना चाहिए। टेस्ट भी जरूरी है, एंड एक सोसाइटी में जो चल रहा है उसके कोप अप, मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम सोशल रहने के लिए भी कई चीजें करनी पड़ती हैं, और नॉट जस्ट इन प्रेशर, हमको अच्छा भी तो लगता है, टेस्ट भी, सो छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा है कि मैं ऑलमोस्ट लाइक 2.5 ईयर से हो रहा है, तो ऐसा होता है ना कि जब आप ये चीज़ें कंटिन्यू रखते हो ना, तो आपके टेस्ट बड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, राइट। तो अब अगर आप मेरे को कुछ ज़्यादा मीठी चीज़ खिला दो, मैं नहीं खा पाऊंगी, आई वुड फील लाइक आई वांट टू वॉमिट, ओके। सो ऐसा होता है कि आपके टेस्ट बड्स टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, है ना, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं अब, लाइक ऐसा। सो आप मतलब उतना स्पाइसी भी शायद नहीं खा पाओगे, एंड जितना बार नहीं खा पाती हूँ, ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ ना स्पाइसी। एक हाँ, मुझे ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है, रॉ लेना, है ना, तो आई टेक इट, है ना, बट रेड चिली की तरफ ज़्यादा नहीं जा पाती। प्रोटीन शेक्स का जो मेन है वो लेना चाहिए कि नहीं? प्रोटीन शेक क्यों नहीं लेना चाहिए? लो, प्रोटीन शेक क्या बहुत दिक्कत ऐसे उसको है? सप्लीमेंट में काउंट किया जाता है, अलग सप्लीमेंट्स अलग हो गए जो कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, वो कई बार अच्छे नहीं भी होते हैं, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे मिथ्स हैं सोसाइटी में कि प्रोटीन शेक्स लेने से हार्ट अटैक आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है कुछ चीज़ों में, तो ऐसा कुछ होता है या फिर जो डिजायर्ड क्वांटिटी उसमें लेने से कोई भी इशू नहीं है? पहली बात तो प्रोटीन शेक होता क्या है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोटीन शेक, अगर हम वे प्रोटीन की बात करें, जस्ट वे, मैंने बताया था अभी कि वे और केसिन 2 काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं राइट मिल्क में, है ना, तो वो वे प्रोटीन है, मतलब वो मिल्क का वे वाला पार्ट है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप मिल्क कंज्यूम करो, दैट इज़ सेफ फॉर यू। आपने उसके लिए कहा कि हमारी दादी ने हमें शुरू से पिलाते आया, दैट इज़ सेफ फॉर मी, है ना, तो फिर ये सेफ क्यों नहीं है ना। कुछ प्रोटीन शेक्स की बात करें तो एक्चुअली उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजर्स, एमल्सीफायर्स, ये सारी चीज़ें एडिड रहती है, जो एक्चुअली हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, सर्टेन लेवल्स को इफेक्ट करती है बॉडी में, है ना, इसलिए उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो आप लेबल्स रीड कर, आप क्या कंज्यूम करें उससे देखो, है ना, कुछ सर्टिफिकेशंस देखो FSSAI के, है ना, GMP के, जो ये क्लेम करता है कि आप जो प्रोडक्ट में लिखा है वो चीज़ सही है ना, तो उस चीज़ पे जाओ। प्लांट प्रोटीन की बात करें, जस्ट राइस एंड पी पाउडर, तो क्या प्रॉब्लम है लेने में, है ना। स्पिरिचुअलिटी में आप वेट लिफ्टिंग या जो ये वाली जो जर्नी है जिम वाली, उससे पहले गए थे या उसके बाद या साथ साथ? पहले। ओके, एंड तब से एकदम रेगुलर कंटिन्यू हो रहा है आज तक वो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो हुई इस जर्नी में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ख़राब फील कर रही हूँ और 1 मंथली मैंने मेडिटेशन नहीं किया है ना, एंड देन आई फेल्ट लाइक दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू गो बैक टू, है ना। तो मैंने हर टाइम यही रियलाइज़ किया कि नहीं, इसके बिना कुछ नहीं है, एंड व्हेन यू डोंट फील कनेक्टेड टू योरसेल्फ, आप बाकी सारी चीज़ों से भी हट जाते हो, है ना। लाइक वी बिलीव कि अगर हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं तो हम बाकी लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं या बाकी लोग से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। मैं जब भी खुद से ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ तब भी लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ, है ना। सो आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो इन जनरल? आप अपने आप को क्या? मैं जनरल दोनों हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, है ना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ एक्सट्रोवर्ट हूँ। बट अगर आप एक बहुत ह्यूज पार्टी में जाते हो जहाँ बहुत लोग हैं एंड 20% आपके पहचान के बट 80% नहीं है, तो आप
किसी को अप्रोच करने वाले हो, वैसे वाले हो कि अगर ग्रुप में मेरे पहचान का एक है और उसके पहचान के 2-3 है तो आप उनसे बात करते हो या फिर अवॉइड ही करते हो कि हो गया ना, मेरे को क्या मतलब? अब थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट करती हूँ बात करना। पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, इवन बिफोर एन ईयर अगो अगर हम बात करें तो तभी मैं इंट्रोवर्ट थी, बट अब थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं पहले एक स्टेप लेके देखती हूँ, अच्छा पहले एक बार बात करती हूँ, देखती हूँ क्या रिएक्शन है ना। एंड इफ़ आई डोंट फील लाइक गोइंग फॉरवर्ड मैं नहीं जाती हूँ, एंड इफ आई फील लाइक आई गो। स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ है, आप किसी भगवान को सोच के मेडिटेट करते हो या सिर्फ ओम या फिर कोई मंत्र लेके मेडिटेट करते हो या फिर कोई पर्सन, कोई इमेजिनेशन, क्या सोच के आपका मेडिटेशन होता है या सिर्फ ब्रेथ पे फोकस? बहुत बार ऐसा होता है ब्रेथ पे फोकस करती हूँ, और आजकल बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान पे है ना, तो उनका मैं कभी कभार ऐसे हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करके मैं जप करती हूँ है ना। और बहुत बार ब्रेथ पे भी करती हूँ, अपनी हार्ट बीट पे, लाइक ऑर्गन्स मेरे कैसे वर्क कर रहे हैं। जब आप एक जगह बैठते हो शांति से है ना, तो आप देखते हो आपके ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से ये चीज़ पास हो रही है ना, तो वो चीज़ें फील करती हूँ। अपन जब स्कूल में थे तब हमारा जो बैच था, स्पेशली अपने से बड़े वाले लोग, छोटे वाले लोग का मेरे को नहीं पता, बट अपन का बैच 1-2 ऊपर नीचे की जितने भी एज ग्रुप थी तब तक, स्पेशली टिल 10th, तो एक चीज़ हमको होता था कि अगर हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक लुक डाउन होता था कि बूढ़े लोग के जैसे बात कर रहे हो, बड़े लोग के। बट अब वो पूरी जनरेशन जब निकल के आई है सोशल मीडिया पे, तो सब कोई बहुत ज़्यादा अपने धर्म की तरफ, जो भी जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। एंड इसका क्या रीज़न हो सकता है, मतलब इतना जल्दी ये जो हम सब भगवान की तरफ आए हैं, तो कोई तो ऐसी डिवाइन पावर को हम सब मानते हैं जो हमसे ऊपर है, तो आप कोई प्रॉपर एक रिलीजन को सोच के, जैसे ऑफ कोर्स हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है एंड हम भगवानों को मानते हैं, बट आप बाकी रिलीजन्स पे ही भरोसा करते हो या फिर इट्स मोर अबाउट कि माई रिलीजन इज़ द बेस्ट एंड बाकी भी हैं बट दे को एग्जिस्ट? मैं थोड़ी इस तरफ ज़्यादा हूँ कि माई रिलीजन इज़ द बेस्ट है ना, सो मतलब बीट गुड और बीट बैड, बट हाँ मैं इस तरफ हूँ ज़्यादा कि माई रिलीजन इज़ बेस्ट, कृष्ण भगवान, सो आई एम ऑलवेज लाइक दिस। पॉडकास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि रणबीर अलावादिया के चैनल पर बहुत डिस्कस होते हैं, थोड़े डीप है बट ट्राई करते हैं कि उस लेवल तक जाएं, क्योंकि आप इस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो एंड इससे पहले मैं किसी ऐसे गेस्ट से कनेक्ट नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लाइफ का बेसिक पर्पस आप क्या मानते हो, मतलब फ्रॉम बिगनिंग टिल डेथ, या उसके बाद भी कुछ है या उसके पहले भी कुछ था, व्हाट इज़ इट? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ पीस पे है ना, आजकल और भगवान से कनेक्टेड रहने पे। मतलब ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा इस लेवल तक नहीं, मैं बहुत कम आगे बढ़ी हूँ उस चीज़ में, ऑब्वियस है ना, बट मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गई हूँ कि हाँ इट्स एवरीथिंग अबाउट कृष्ण भगवान एंड गेटिंग कनेक्टेड टू हिम, एंड ही इज़ एवरीथिंग एंड ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि हाँ। उसके बाद, लाइफ के बाद का कुछ सोचते हो या उसके पहले कुछ था, ऐसा कुछ मानते हो? लाइफ के बाद का तो मैं टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं सोचती हूँ है ना, अभी लाइफ का सोचती हूँ। रीज़न बिहाइंड ये है कि मैं कैसे अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकती हूँ है ना, कैसे मैं अपने जो भी मतलब चीज़ें मैं ख़राब फील करती हूँ उनको ओवरकम कर सकती हूँ है ना, और मैं कैसे लोगों को अच्छा फील करा सकती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हॉलो फील करने लग गए, लोनली फील करने लग गए है ना। तो जब मैं खुद लोनली फील करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं लोगों के लिए कैसे बेटर बन सकती हूँ है ना, मैं कैसे अच्छा बन सकती हूँ और कैसे मैं काइंड बन सकती हूँ। सो आप सक्सेस किस चीज़ को मानते हो, मतलब एक लाइफ में जब हम, जैसे हम अपना होश संभालते हैं जो 15-16 ईयर्स की एज होती है, तब तक हमको ये पता होता है कि हम पढ़ रहे हैं, किसी पर्पस से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जब हमको रियलिटी हिट करती है अप्रॉक्स 17-18 में, तो हमको पता चलता है कि हाँ सक्सेस नाम की एक चीज़ होती है और वो हमको चाहिए। तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? वो एक करियर का पार्ट है या फिर एक लेवल को अचीव करना है, या लाइफ के फॉर्मेट में कुछ और है सक्सेस एक्चुअली? मेरे हिसाब से एक्चुअली करियर है ना, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि हाँ मैं करियर को ज़्यादा मानती हूँ है ना, क्योंकि मेरा करियर ही मैंने डाइटिशियन एज अ चूज़ किया है, तो वो सब ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए मेरा पैशन है। और अब मैं ऐसा बिलीव करने लगी हूँ कि उससे मैं अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ। लाइक मेरे लिए वही है कि मैं हूँ तो डाइटिशियन ही हूँ, मेरे लिए जो है वही चीज़ है, लाइफस्टाइल ही है। एग्जैक्ट। सो जनरली स्पिरिचुअलिटी में 2-3 टर्म्स होते हैं, एक सेवा, साधना। तो साधना तो हम करते हैं मेडिटेशन के फॉर्म में, सेवा आप ऑलरेडी कर रहे हो इस फॉर्मेट में जो आप कर रहे हो, तो ये आपने कभी सोचा इस बारे में कि मैं इसको सेवा के फॉर्म में भी कर रही हूँ, एंड इससे मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं एक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रही हूँ, बट ऑल्सो मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, भले उसके लिए मैं कुछ चार्ज करूँ, वो हमारी फीस होती है, एंड वो बीइंग प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी भी है, जिससे कि लोग हमको सीरियस लें फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड
आप इसको मानते हो कि आप एक सेवा कर रहे हो? नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं टू बी ऑनेस्ट कि हाँ मैं सेवा कर रही हूँ. आई जस्ट डू इट एंड डू इट. ऐसा कि मतलब मैं उस फ्लो में जाते जाती हूँ. मैं नहीं सोचती इतना कि अच्छा मैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत लो फील करती हूँ एंड देन समवन कम्स टू मी एंड वो मेरी तारीफ करती है तो मुझे लगता है अच्छा मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ. सो दैट्स द इट हैपेंस. इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर ने पूछा है, 3 क्वेश्चन है उनके, मैं साथ में बताता हूँ. हाउ टू लूज वेट, हाउ टू गेट अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड हाउ टू मेंटेन द डिसिप्लिन फॉर द बॉडी. डिसिप्लिन मेंटेन करने का लिटरली कोई तरीका नहीं. यू जस्ट हैव टू, है ना, कि आपको जाना है. बस आपको अपने मेंटल बैरियर से फाइट करना है कि जो भी माइंड कह रहा है उसको बस सुनो, है ना. फॉर एग्जांपल योर माइंड इज सेइंग कि यार आज तो मैं लेट से उठी, अब तो नहीं जा पाऊंगी. कोई बात नहीं, 10:30 बजे उठो, उठ के जाओ जिम. नहीं जा पा रहे हो 12 बजे जाओ, है ना. स्टार्टिंग भले थोड़ा ऐसे करो कि उठपटांग टाइमिंग से, है ना, रेगुलर हो जाए. फिर उस चीज़ को एक टाइमिंग सेट करो, है ना. अगर इनकेस डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है तो मोर ऑफन स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं, तो एट एनी कॉस्ट सुबह जल्दी उठने का ट्राई करो, है ना. इसके बाद फिर रात को ऑटोमेटिकली जल्दी नींद आ जाती है और अपना रूटीन एक सेट हो जाता है. वेट लूज़ करने का कोई ऐसा एकदम शॉर्टकट नहीं है. सेम वही चीज़ें हैं. स्लीप, मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. डाइट, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. कोई शॉर्टकट नहीं है. जस्ट डू व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी. खाओ वो जो आपकी शरीर के लिए अच्छा वर्क कर रहा हो. एक क्वेश्चन है, बिना मशीन मारे बॉडी कैसे बनाए? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा. कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करके अभी बहुत चल रहा है, एड्स में देखे था मैंने इंस्टा पे. तो वो भी वर्क कर सकता है. मतलब उसमें वो कोई भी वेट्स यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ बॉडी वेट. मीन्स इक्विपमेंट्स भी यूज़ नहीं करते हैं, कोई रोप नहीं, कुछ नहीं. ओनली बॉडी वेट्स एंड स्पेस जिसमें वो कर रहे होते हैं वो चीज़ें. तो उससे बॉडी बन सकती है कि जस्ट फिटनेस होती है उससे? मेरे हिसाब से सिर्फ फिटनेस होती है. और मुझे लगता है कि वेट्स लिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. क्योंकि बॉडी वेट में भी आप एक लिमिट आ जाती है कि आप उतना ही वेट लिफ्ट कर सकते हो. आपके पास उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है ना करने के लिए. जहाँ लिमिट आ जाती है वहाँ आगे नहीं बढ़ पाते हो. सो एक क्वेश्चन और है, आपके लाइफ का कोई बहुत ख़राब फेज़, और पहले फेज़ के बारे में बात करते हैं फिर आगे उसके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है. कोई एक बहुत डीप ख़राब फेज़ जो आपको लगता है कि बहुत वर्स्ट फेज़ था, अब तो आप बहुत पॉजिटिव हो हर चीज़ को लेके, बट कोई एक ऐसा फेज़ जब आप सबसे डाउन थे लाइफ में, मेड बी डिप्रेशन या कोई भी वैसा अगर कोई इंसिडेंस हो? द टाइम आई वाज डायग्नोज्ड विद एलोपेशिया, दैट वाज द ओनली टाइम जब सबसे ज़्यादा डाउन फेज़ था. और ओवरकम करना आपने बताया भाई, सारे न्यूट्रिशंस एंड वर्कआउट्स. ओके. और किसी तरीके से कभी, मीन्स फैमिली की वजह से या एग्ज़ाम्स की वजह से या फिर फ्रेंड्स की वजह से कभी ऐसा कुछ डाउन फेज नहीं आया आपको? इतना ज़्यादा डीप नहीं गई वो चीज़ें, है ना. ऑब्वियसली डाउन फेज ऐसी चीज़ें मतलब जो आता जाता रहता है. वी आर ह्यूमंस, वी आर गोइंग टू फेस इट. नो मैटर आप कितना भी किस भी रास्ते पे चल जाओ, आपको सिर्फ वो चीज़ें मैनेज करने आती है ना. वो चीज़ आप क्लोज नहीं कर सकते, राइट. तो वही एक टाइम था जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप चल गई थी, काफ़ी मंथ्स तक चले गई थी, है ना. उसके बाद निकली. ऐसे बाकी चीज़ें हाफ एन आवर तक रहती है और फिर सब ठीक हो जाता है. ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं था. और ये शायद मेडिटेशन का ही कमाल है. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब मैं खुद को हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कि अच्छा अगर मैं आधे घंटे तक अच्छा नहीं भी फील कर रही हूँ तो मुझे पता है उसके बाद मैं सही हो जाऊँगी. मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँगी जिससे कि मैं सही हो जाऊँगी. प्रॉपर मेडिटेशन एकदम अच्छे से फॉलो करते हो मुझे 1.5 मंथ्स हुए हैं एंड मैं लिटरली अपने आप में चेंजेस देख पा रहा हूँ. मैं अभी पिछले 4-5 मंथ से बहुत एक डाउन फेज से गया था. मीन्स जनवरी फेब के बाद से मैं बहुत ही डाउन जा रहा था हर चीज़ को लेके. एंड जैसे ही मेडिटेशन में आया, सिचुएशंस बीइंग अगेंस्ट मी, स्टिल हर चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हो गया था कि ठीक है, जो है ठीक है, सब ठीक है. एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ का एक बड़ा पर्पस भी है. हम एक बहुत मतलब एक्चुअली तो एक बहुत बड़ी दुनिया के एक छोटे से पार्ट हैं, और दूसरा मैं मानता हूँ कि ऐसी जैसे एक बहुत बड़े यूनिवर्स या मल्टीवर्स के एक छोटे से पार्ट हैं, वैसे ही बहुत बड़े एक लाइफ साइकिल के भी बहुत छोटे से 70-80 ईयर्स के पीरियड के लिए हम आए हैं. और ज़रूर उसके आगे या पहले कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि अगर हम भगवानों पे मानते हैं, इसका मीन्स कि उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो माइथोलॉजीज़ हैं, उन पे हम बिलीव करते हैं. उनमें भी अगर लिखा है तो इन बातों पे भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होता है. और ये एक रिलीजन में नहीं, सारे रिलीजन में आफ्टर लाइफ की बात होती है, बिफोर लाइफ की बात होती है, एंड रीबर्थ की भी बातें होती हैं. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 60-70 ईयर्स का एक छोटा सा पीरियड हमको दिया गया है, तो हम इसमें खुश होकर निकाल लें, दुखी होकर निकाल लें, वो हमारे ऊपर है. एंड बहुत छोटा टाइम स्पेन है एक्चुअली. अगर उतने बड़े को देखें तो ऐसा हमको लगता है कि यार 1 दिन निकल गया, 2 दिन, 10 साल. लेकिन जब हम देखते हैं कि उससे इतना बड़ा एक पर्सपेक्टिव है, और वो बहुत इंस्पायर करता है मेरे को. एंड ये मैंने भी आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया था, हैप्पीनेस कोर्स, उसके बाद से बहुत पॉजिटिविटी आई है. आप कोई बुक्स रीड करते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा.
Okay. बुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा हूँ मैं। सो कुछ लोग अगर एक डिप्रेसिंग फेस में हों, मे इट बी बिकॉज ऑफ करियर और पेरेंट्स और लाइफ और बिकॉज ऑफ मैरिज, सो कुछ एक दो बुक्स जो आप सजेस्ट करो कि जिनसे उनका थोड़ा सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो। इकिगाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, मैंने पर्सनली रीड करी है। और देयर इज़ दिस बुक, आई सीरियसली डोंट रिमेंबर द नेम, है ना, कि मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी उसे। एक कार्ड टोल की बुक है ना, मुझे ऑथर का नाम याद है, द स्पिरिचुअल करके कुछ थी, है ना, यू कैन सर्च इट। ओके, सो या आई विल पुट द फोटो। या सो मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो यू सेड कि हम एक यूनिवर्स का बहुत छोटा सा पार्ट है ना, वो चीज़ बहुत अच्छा है। तो आपको जब भी ख़राब फील होता है या जब आप इंसल्टेड कभी कभी फील करते हो या ऐसे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, सो व्हेन यू एक्चुअली इमेजिन कि आप एक बहुत बड़ा सा अर्थ है, उसमें आप एक छोटे से इंसान हो, तो वो बहुत बहुत अच्छा फील होता है और बहुत एक्चुअली रिलीफ फील होता है उससे। क्योंकि मैं अपने स्कूल लाइफ के फेज़ में ऐसा था कि 7th 8th तक मैं बहुत बूस्टेड था हर चीज़ में, स्टडीज़ में, फ्रेंड्स में, टीचर्स में। और फिर एकदम से एक 9th 10th का फेस ऐसा आया था, हम बहुत डाउनवर्ड जा रहा था। एंड बहुत सारी टीजिंग, बहुत चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। और उसके बाद जब अब सोचो ना कि अब वही दोस्त जिनके साथ इतना मतलब दुश्मनी जैसा हो जाता था, वो साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, बहुत चिल हैं। और ऐसा लगता है कि कितनी छोटी सी चीज़ थी और तब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते थे। और स्कूल लाइफ में आज भी बच्चे बहुत टेंशन और प्रेशर लेते हैं, स्पेशली टीजिंग का या कम मार्क्स का या पेरेंट्स के डांट का। और वो लिटरली जस्ट 5 ईयर्स के बाद मैटर भी नहीं करता है। जस्ट 5 ईयर्स, 9th 10th की बात है एंड 6 ईयर्स अप्रॉक्स हुए होंगे। एंड अब वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है मेरे लिए, वो कोई भी चीज़ें। एंड वो सारी चीज़ें टर्न हो गई हैं। और स्कूल में बहुत बार देखते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं पढ़ाई में या टीचर्स के सामने, और वो थोड़ा सा जेलस फील आता है। बट लाइफ में आके बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एंड बहुत आगे भी नहीं, 4-5 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और वही मैं मतलब बहुत बार बताना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता भी हूँ तो डिस्कशन होता है कि तब जिनसे उम्मीद नहीं थी उन लोग अभी बहुत कुछ कर ले रहे हैं। एंड तब जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उन लोग अभी तक मीन्स कॉलेज भी नहीं ढूंढ पाए हैं, पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आप मतलब ऐसा सोचते हो स्कूल लाइफ के बारे में, कैसी थी आपकी स्कूल लाइफ? हाँ, स्कूल लाइफ अच्छी थी। मैं कुछ सिनेरियोज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब क्लास 9th में थी, है ना, हमारी मैम हमें कहती थी कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बेटा मेडिटेशन पे बैठो, है ना, 5 मिनट, है ना। सो आई यूज़ टू थिंक कि अगर इस चीज़ को इस वे में डिपिक्ट किया जाता कि आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल है ना, और मोर ऑफन उसे एक्सप्लेन किया जाता कि मेडिटेशन करना क्यों है ना, तो हमको वो चीज़ कभी क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं करी गई। तो दैट ब्रिंग्स क्लियरिटी इन योर सेल्फ, है ना, कि हमको आगे में फ्यूचर में क्या करें। जब खुद को जानते हो तो आपको समझ आता है कि अच्छा ये मेरे इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन, ये मुझे करना है ना, तो वैसे क्लैरिटी आती। तो मोर ऑफन मैं यही सोचती हूँ कि उसको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए। और जनरली हमारे जो योगा सेशंस होते थे स्कूल्स में, वो 1 इन अ वीक हो गए या 1 इन अ मंथ, बहुत कम होते थे। पीटी नॉर्मल जो होती थी, बहुत बेसिक एक्सरसाइज और टाइम पास, वो करवा देते थे हर दिन। बट एक्चुअल में अगर कुछ स्पिरिचुअल की बात करें तो योगा डे पे कभी कभार हो गया, कुछ स्पेशल डेज पे ही होता था। एंड अगर उस लेवल से हमको, बल्कि और बेसिक लेवल से, अगर नर्सरी से ही हमको उस तरीके से बढ़ाया जाता और हर दिन वो एकदम बेसिक नेसेसिटी होती कि एक पीरियड ही उसका हो, फर्स्ट पीरियड, एंड उसमें हम ये चीज़ें करते, तो आज पूरी एक जनरेशन बहुत अच्छी निकली होती है। Exactly. एंड जब स्कूल्स में इतना पढ़ाया जा रहा है तो कितना चेंज होता है इस चीज़ से। एक छोटे से इम्पैक्ट से लाइफ में एक्चुअल इम्पैक्ट आता। एंड एक्चुअली स्कूल की स्टडीज़ से उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। उनमें से मेरा मानना है कि 70 to 80% चीज़ें हम लाइफ में काम नहीं आती हमारे। जस्ट फॉर द रिमेंबर बेस था वो। एंड आज की दुनिया में जब AI एंड गूगल टेक ओवर कर चुका है, तो लिटरली बहुत सारे टॉपिक्स की हमको नीड भी नहीं थी तब रटने की, स्पेशली समझने वाले टॉपिक्स नेसेसरी थे। एंड वो भी जब 11th 12th में हम साइंस या जो फील्ड लेते हैं उसके बारे में ही अगर बचपन से थोड़ा और पहले से ऑप्शन मिलता, तो एजुकेशन सिस्टम का मेरे को हमेशा एक फ्लॉ लगता है। बट अगर उसमें मेडिटेशन ऐड हो जाती तो बहुत बड़ी चीज़ होती। एग्जैक्टली, मुझे भी लगता है मोर ऑफन ये चीज़ की लाइफ लेसन्स टीच करना, है ना, सिखाना। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है इकिगाई ऐसी बुक होनी चाहिए जो स्कूल की एक्चुअली एक सेमेस्टर्स की बुक होनी चाहिए आपकी, है ना, कि 1 साल तो एटलीस्ट आपको पढ़ाया जाए ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीजंस भी मेंटल बैरियर्स होते हैं ना। तो अगर एक पीरियड ये हो जाए कि मेंटल बैरियर्स को एक्चुअली कैसे ओवरकम करे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मोरल साइंस से बेटर ये एक सब्जेक्ट हो सकता है, रिप्लेस भी कर सकते हैं। रियली मतलब मोरल साइंस उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता था हमको, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ है जो हमको पता है। चैप्टर्स के नेम में होते थे ट्रूथ, ऑनेस्टी, पता है वो चीज़ें, और एक स्टोरी से हम नहीं सीख जाएंगे, सिर्फ एक स्टोरी उसमें बता देते हैं। और ये चीज़ें अगर कोई काउंसलर प्रॉपर तरीके से समझाता तो बहुत बेनिफिट होता। एग्जैक्टली। कृष्णा से आप अभी कुछ समय से जुड़े हो या फिर
स्पिरिचुअलिटी की जब शुरुआत हुई तब से आप जुड़े हुए हो? नहीं, मैं अभी ही कुछ समय से जुड़ी हूँ एक्चुअली। अभी 1 ईयर पहले ही मैंने ये गीता पढ़नी शुरू करी थी ना। आउट ऑफ जया किशोरी मेरे में इंटरेस्ट आया था देख के कि ओके कि एक बार गीता पढ़ी जाती है ना। मैंने एक एक्चुअली पॉडकास्ट में ही सुना था कि लोग आजकल रील में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, बट एक्चुअल में क्या वो चीज़ गीता में लिखी भी है कि नहीं लिखी है ना। तो उसके थ्रू फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मैंने आगे कंटिन्यू किया और फिर बहुत ज़्यादा उनकी तरफ मूव हुई। एक और कॉन्सेप्ट है गीता को लेके, जो इंसान पढ़ता है उसके लिए वो अलग तरीके से डिपिक्ट होती है। एग्जैक्टली। और हर इंसान उसको अलग तरीके से अपने अंदर लेता है, और जनरली जब रील्स में उसकी कोई एक पॉइंट को दिखा के हाईलाइट किया जाता है तो हम मान लेते हैं कि वही है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, और मैंने 2 बार गीता पूरी पढ़ी हुई है, तो दोनों बार अलग अलग वैल्यूज़ मैंने उससे निकाली हैं। और ये मैंने पहले भी सुना है कई लोगों से कि जितने बार भी हम उसको पढ़ते हैं हम एकदम अलग पर्सपेक्टिव निकलता है उसके साथ। अलग पर्सपेक्टिव निकलता है। एग्जैक्टली। आप वैसे कितने बार रीड किए हो? एग्जैक्टली, मैंने तो अभी तक एक ही बार रीड किया है टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो एक पर्सपेक्टिव मैंने सीखा है, बट इतना ज़्यादा मैंने उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, ऑनेस्टली मैं बोलूँगी उस चीज़ से। हाँ, और मेरे को इसलिए भी ज़रूरी लगता है कि मैं अब सोचता हूँ कि उसको मैं सेट पैटर्न में डालूँ कि हर कुछ मंथ्स में मैं उसको दोबारा रिवाइज करूं, क्योंकि हम डेली लाइफ में फिर भूलते जाते हैं, वॉश ऑफ होते जाता है। सही बात। और वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि मेरे हिसाब से सारे मेंटल हेल्थ बुक्स को फेल करता है और सब सॉल्व करता है। तो बहुत ही मेन टेक्स्ट होना चाहिए वो, एंड लिटरली वो अगर स्कूल्स में पढ़ाया जाता तो भी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली, वही बात है, क्योंकि वो लाइफ लेसन्स हमें टीच करते हैं ना, सिखाता है कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए। दैट इज सो पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं यहीं पे। आपको कैसा लगा शो पे? अपना फीडबैक दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मोर ऑफन अपनी जर्नी शेयर करके, है ना, और न्यूट्रिशन और डाइट के मिथ्स ब्रेक करके। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि लोगों को बताने का कि दैट इज़ द मिथ, है ना। आप जिस चीज़ पे बिलीव करो वो चीज़ सच नहीं है। सो पॉडकास्ट को एंड करते हैं और जय श्री कृष्णा के साथ ही एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक धमाकेदार गेस्ट के साथ। और अभी के लिए हमारे साथी दिशा भोजवानी। थैंक यू।